हेलो स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि आपकी एग्ज़ाम में CAPF के 7 मंथ्स रिमेनिंग है एंड ये CAPF के लिए है। एंड आपका जो CDS का एग्ज़ाम है, उसमें अभी 4 मंथ्स बाकी हैं। इन दोनों ही एग्ज़ाम को हम को रिलेटेड करके देखेंगे कि कौन सी बुक्स, कौन से सोर्सेज ऐसे होंगे जो इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट होंगे, जो इन 7 मंथ्स को और इन 4 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज करेगा। वही CAPF हो चाहे CDS हो का एग्ज़ाम क्रैक करने में सक्षम होगा। वही बच्चा इसको क्रैक करेगा बहुत ही अच्छे नंबरों से। ओके, लेट्स मूव ऑन। देखते हैं कौन से ऐसे बुक्स है, कौन से ऐसे सोर्सेज है जो आपको इन एग्जाम्स को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। सारे सब्जेक्ट की ही बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और एंड तक पूरी वीडियो को देखना। लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपसे मैं पूछ के जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एंड स्पेसिफिकली मैं बात करूं CDS एंड CAPF की, तो एक मेजर रोल प्ले करते हैं, वो होते हैं हमारे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स को कहाँ से आपको कवर करना है, उसकी मैं पॉइंट टू पॉइंट नोटेड बात करूंगा। यहाँ पे कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। कहाँ से आपको कवर करना है उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, जिस भी स्टूडेंट का, जिस भी कैंडिडेट का ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उसको लगेगा कि ये क्या है, कैसे पढ़ना है, बहुत टाइम टेकिंग होगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस पर 1 घंटा देने की, 2 घंटा देने की। अगर आप ये दे रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन वेस्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। पूरा टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं आप, अगर 1 घंटा 2 घंटा आप अपने न्यूज़पेपर को दे रहे हैं। इसमें मैक्सिमम आपको बस अपने 40-45 मिनट्स देने हैं डेली के, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो होती हैं वो पढ़नी है। जो आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो आपको रीड आउट करने हैं। कहाँ से करेंगे? जिन बच्चों का सेकंड थर्ड अटेम्प्ट होगा, वो बच्चे अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनको समझ आ चुका होगा कि क्या चीज़ पढ़ने की है और क्या चीज़ नहीं होती। जो दिक्कत उनके साथ आती है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, आप पहले दिन न्यूज़पेपर उठाइए और उसमें चेक कीजिए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी न्यूज़ आपके एग्जाम से स्पेसिफिक रिलेट कर रही है। मैं मानता हूँ PYQs तो आपने देखे होंगे, तभी आप प्रिपरेशन के अंदर आए हैं। PYQ अगर जिसने देखे हैं, इसका एनालाइज अच्छे से किया है, तो वो उसको ये पता होगा कि न्यूज़पेपर में कौन सी चीज़ हमें पढ़नी है। सेकेंडली, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहता, बचना चाहता है, उसके लिए कोई भी यूट्यूब चैनल, अच्छा यूट्यूब चैनल हो जो डेली के करंट अफेयर्स कवर करवा रहा, उसकी हेल्प ले सकते हैं आप। हालांकि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है UPSC उन्नति, वहाँ पर भी हम थोड़े बहुत करंट अफेयर्स जो हैं PYQs की फॉर्म में और इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में प्रोवाइड कराते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आप इसको भी, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी यूट्यूब चैनल आप डेली बेसिस पर देखिए, यहाँ से आपके करंट अफेयर्स हो जाएंगे एकदम कंप्लीट। करंट अफेयर्स के अंदर आपके जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट, मैं वो उनके बारे में स्पेसिफिकली आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक ब्रॉड आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होंगी न्यूज़पेपर में, वो आपको कवर करनी है। जितनी भी न्यूज़ आपकी डिफेंस से रिलेटेड होंगी, कोई एक्सरसाइज हो रही है मिलिट्री की, कोई शिप, नेवल, कोई सबमरीन, कोई डिफेंस ने या DRDO ने, या आपकी किसी भी एजेंसी ने कोई भी चीज़ न्यू डेवलप की है, तो वो सारी चीज़ क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी डिफेंस के लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से। थर्ड, जो आपकी नासा है, स्पेस रिलेटेड चीज़ें, नासा, इसरो, आपकी जाक्सा, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, ESA, स्पेस रिलेटेड चीज़, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। और आपकी क्या इंपॉर्टेंट होंगी, आपकी इंपॉर्टेंट होंगी कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ है। पॉलिटिकल न्यूज़ ऐसी नहीं कि किसी नेता ने किसी के बारे में कुछ बोला या पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी ने कुछ बोला, ऐसी नहीं। जैसे कि आपका भी वन नेशन वन इलेक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ होंगी, वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड
आप वीडियो को स्टॉप करके आप चीज़ें दोबारा देख सकते हैं और रिपीटेडनेस पे भी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि वापस आपके माइंड में एक बार चीज़ें सेट हो सके कि मैंने क्या चीज़ें बोली थी और क्या नहीं बोली थी। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेंगी आपको। अब वन नेशन वन इलेक्शन जो मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर में, कि इसमें से आपको न्यूज़ पढ़ना है, तो इसमें से क्या न्यूज़ पढ़ना है आपको? इसके ऊपर एक ना कोई आर्टिकल आता है। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, वन नेशन वन इलेक्शन न्यूज़ में काफ़ी रहा था, क्योंकि जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, रामनाथ कोविंद साहब जी, इन्होंने चेयर करी थी वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की, जो चेयरमैनशिप थी। मतलब उसकी स्क्रूनिटी की थी बेसिकली। तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में एक तो यही न्यूज़ हो गई, कौन कमेटी का चेयरमैन था, कौन सा नंबर का बिल है ये, जैसे कि ये 129th बिल है आपका, ये ऐसा होगा। इस बिल के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर कहाँ कहाँ आपको अमेंडमेंट करने होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने होंगे। साथ ही साथ अब इसमें से और न्यूज़ क्या निकलेंगी, अमेंडमेंट करने के लिए कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल 368। अब ये आर्टिकल 368 यहाँ से आया, तो ये भी आपको पढ़ना होगा, आर्टिकल 368। इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा कि क्या प्रोसीजर होता है, कितने तरीके के बिल्स होते हैं हमारे, किस किस का हमें असेंट चाहिए होता है किस केसेस में। ये देखो सारी चीज़ें को रिलेटेड है, सारी चीज़ें को रिलेटेड है न्यूज़ में। अब होता ये एग्जाम में पूछ लेगा आर्टिकल 368, बच्चे सोचेंगे कहाँ से पूछ लिया, चलो नॉर्मल सा एम लक्ष्मीकांत में से पूछ लिया, लेकिन ये चीज़ उठी तो यहाँ से है, उठ के तो यहाँ से आई है ना ये चीज़। अगर ये चीज़ यहाँ से आती तो आप समझते कि अच्छा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया। कहने का मतलब है कि सब कुछ को रिलेटेड है, ये सब कुछ को रिलेटेड है। ऐसे आपको अपनी न्यूज़ कवर अप करनी है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। ऐसे आपको अपनी न्यूज़ कवर अप करनी है। तो करंट अफेयर्स की बात हो गई, इन्वायरमेंट, डिफेंस, पॉलिटिकल न्यूज़, जो आपके स्कीम्स आती हैं, आपकी स्कीम्स, जो आपकी स्कीम्स आती हैं, आपके जो प्लान्स आते हैं गवर्नमेंट के, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी प्राइवेट सेक्टर ने या फिर पार्टनरशिप करी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करी है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है न्यूज़ के अंदर आपके करंट अफेयर्स में। यहाँ से आपके पूछते हैं। रिसेंटली 2024 में IREDA इसको नवरत्न का टाइटल मिला था। अब ये आइडिया को नवरत्न का टाइटल मिला था, ये आपकी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, ये आपका करंट अफेयर है एक तरीके से, ये क्वेश्चन पूछेगा। CAPF के एग्जाम की बात करूँ 2023 में ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर स्टेटस पूछा गया था, नवरत्न है, महारत्न है, मिनी रत्न है, क्या है। तो यहाँ से आपको चीज़ें कवर अप करनी है अपनी। सेम फॉर CDS का लेवल भी अब काफ़ी अप किया है यूपीएससी ने। अभी तक जो यूपीएससी के 2024 में 2 एग्जाम्स हुए हैं, दोनों ही एग्जाम में हमें जो है लेवल अप देखने को मिला है जीएस का। तो आपका CDS एंड CAPF दोनों के लिए ये क्या है, मस्ट मस्ट है कि ये करंट अफेयर्स तो आपको करनी है। नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन करेंगे। यहाँ से मैं मान के चलता हूँ आपको अंडरस्टैंड होगी होंगी चीज़ें, फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका, डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पर, हम आपकी क्योरी को शॉर्टली यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन। अब जो फर्स्ट बुक आती है आपकी स्पेसिफिकली CAPF CDS के लिए, FCAT के लिए मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि FCAT का उतना लेवल नहीं है जितना लेवल इन दोनों एग्जाम्स का है, CAPF एंड CDS, तो दोनों के लिए सेम बुक्स ही रहेंगी। पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत, इसको तो घोट के पी जाओ, पूरा पूरा घोट के पी जाओ, कंप्लीट करो इसे पूरा घोट के, एक एक चीज अच्छे से इसमें से पढ़ लो। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSPs, आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, आपके जो स्टेट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, है ना, आपके आर्टिकल 368 है जो कि, एंड आपके पंचायत, जो आपके, और जो आजकल पार्ट्स भी पूछ रहा है, तो पार्ट्स भी आपको याद रहने चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या है। जैसे पार्ट 9 आपका पंचायत से रिलेटेड है, फिर पार्ट 9A आ जाता है म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, पार्ट 9 आपका B आ जाता है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज यहाँ आ गया,
वहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल, कौन सा अमेंडमेंट किया था जिससे ये ऐड ऑन हुई थी। ये 97th अमेंडमेंट था, 2011 में किया था। तो यहाँ से चीज़ें बनेंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नाम आ गया, कहाँ से रिलेट करोगे? गांधी जी से रिलेट कर पा रहे हो ना? गांधी जी, गांधी जी से क्या? क्या गांधी जी से? गांधी जी से डीपीएसपी, गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो ऐसे रिलेट करके चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये एम लक्ष्मीकांत मस्ट है आपके लिए। कंप्लीट एम लक्ष्मीकांत, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लक्ष्मीकांत पर फोकस कीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए, अच्छे से एक एक चीज पढ़िए इसकी। आपका यहाँ से काम हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा पॉलिटी का। देन पॉलिटिकल साइंस के बाद जो मेजर पोर्शन आता है वो आता है आपका जियोग्राफी का। आपका जियोग्राफी का आ जाता है। जियोग्राफी के लिए आपको क्या करना है? कलर चेंज कर लेते हैं। जियोग्राफी के लिए आपको क्या करना है? जियोग्राफी के लिए क्लास, जिन्होंने पहले पढ़ी हुई है उनके लिए भी ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ी मैं कहूँगा उनके लिए भी ठीक है। टाइम 7 मंथ्स का है, कोई ज़रूरत नहीं है 8th 9th पर जाने की, 10th पर जाने की। जियोग्राफी का थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, वो पीवाईक्यू से सॉल्व हो जाती हैं। आप सीधा जाइए क्लास 11th एंड 12th की जियोग्राफी। ये एनसीईआरटी बुक्स है। 11th क्लास में आपकी फिजिकल जियोग्राफी मिलेगी, 2 बुक्स। एक आपको मिलेगी फिजिकल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, और एक आपको मिलेगी ह्यूमन ह्यूमन जियोग्राफी। 11th, ओके सॉरी, इंडियन जियोग्राफी मिलेगी यहाँ पे आपको। 11th में इंडियन जियोग्राफी मिलेगी, फिजिकल फीचर्स के बारे में, फिजिकल फीचर्स के बारे में। ऑन द अदर हैंड आपको 12th क्लास की ह्यूमन जियोग्राफी मिलेगी। ह्यूमन जियोग्राफी की 2 बुक्स आती हैं सेम। एक आती है आपके वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, एक आती है आपके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी करके आती है बेसिकली। तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होती है ह्यूमन जियोग्राफी, और ये वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में होती है ह्यूमन जियोग्राफी। दोनों ही में अच्छे से एक 1 to 1 लाइन पढ़नी है आपको। जैसे मैं इंडियन की बात करूँ फिजिकल की, तो यहाँ पर एक सोइल का चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें एक मामला आपका सॉइल फॉरेस्ट रिलेटेड चैप्टर है, सॉइल से नेक्स्ट ही है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें आपके कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं नेचर से रिलेटेड, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। सारी चीज़ें वो आपको पढ़नी है ध्यान से, 1 to 1 लाइन पढ़नी है। आप उसमें देखना है कि बाबर क्या होता है, तराई बेल्ट क्या होती है, बांगर बेल्ट क्या होती है, खादर क्या होती है, खादर में कौन सी फर्टाइल होती है, खादर फर्टाइल होती है, बांगर फर्टाइल होती है, ओल्ड एलुवियम कौन सी है, न्यू एलुवियम कौन सी है। ये सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सेम एज फिजिकल, कौन से करंट्स वगैरह होते हैं इसमें, कौन से ओशन करंट वार्म है, कौन से कोल्ड है, एलिनो क्या होता है, लानीना क्या होता है। आपका जो ये है प्रेशर, जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो क्या करता है, कोरियोलिस फोर्स जो है वो क्या करता है। कोरियोलिस फोर्स जो होता है आपका विंड्स को किस डायरेक्शन में मूव करवाता है, नॉर्दर्न बेल्ट में, सदर्न बेल्ट में किस डायरेक्शन में मूव करवाता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने की है। इन सभी चीजों पर आपको मेजरली फोकस करना है, यहीं से क्वेश्चन आपके बन के निकलेंगे। ऑन द अदर एंड कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने जो देखा है अपनी, जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता हूँ तो उसमें मैंने क्या देखा है, बच्चे क्या गलती करते हैं, जियोग्राफी को पढ़ते हैं क्लास 11th की, उसके लास्ट के जो चैप्टर होते हैं 3 4, उनको स्किप कर देते हैं, ये सोच के कि ये तो कर लेंगे पेपर में, इसमें क्या है। लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर उनसे उन्होंने नहीं पढ़ा तो ईबीबी और फ्लो के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो ये नहीं बता पाएंगे। कहने का मतलब है कि एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब ईबीबी और फ्लो लिख दिया तो मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली वेव्स के रिलेटेड रिलेशन में आपको टर्म्स देखने को मिलती है। अगर पानी का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो ये कहलाता है हमारा फ्लो। इसको फ्लो कहते हैं या फिर फ्लड कहते हैं। एंड इफ ये जो फ्लो है ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, नीचे की तरफ, तो ये कहलाता है हमारा ईबीबी। ईबीबी, ये जो टाइम लग रहा है ना यहाँ पर ऊपर से नीचे आने में, ये ईबीबी कहलाता है हमारा, ईबीबी। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पढ़ते हुए जियोग्राफी को भी। कोल्ड फ्रंट क्या होते हैं, आपके वार्म फ्रंट क्या होते हैं, आपके ऑक्यूलेट फ्रंट क्या होते हैं,
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, आपके जो और चीज़ें हैं आपकी ब्रीज होते हैं, आपके ब्रीजेस, ये लास्ट के चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी। लोग पढ़ते नहीं है, क्यों नहीं पढ़ते कैंडिडेट्स, कि हम ये सोचते हैं कि हम कर लेंगे, जब एग्जाम में आता है ईवीवी क्या होता है तो वहाँ पर गलती करते हैं, फ्लो क्या होता है वहाँ पर गलती करते हैं। तो ये तो था जियोग्राफी के लिए। जियोग्राफी के लिए मैंने क्या बताया आपको अभी, कि जियोग्राफी के लिए आपको दो बुकें हैं आपके पास दोनों ही क्लासेस में, 11th 12th, दो बुक्स यहाँ, इंडियन एंड वर्ल्ड, इंडियन एंड वर्ल्ड, दो बुकें यहाँ पढ़नी है, दो बुकें यहाँ पढ़नी है, बस जियोग्राफी आपकी पूरी हो जाएगी। देन आगे मूव ऑन करते हैं। जो कि मेजर फोकस रहता है किसी भी एग्जाम का, वो होता है आपका करंट अफेयर्स हो गया, आपका जियो पॉलिटिकल साइंस होगी, एम लक्ष्मीकांत, जियोग्राफी आपकी हो गई। उसके बाद आ जाती है आपकी साइंस। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं साइंस के लिए। 9th एंड 10th की बुक्स एनफ है। इनको जो अच्छे से कर लेगा ना, इनको जो अच्छे से कर लेगा, समझो वो पार है, उसने क्रैक कर लिया एग्जाम। ये कहाँ से करनी है, क्या चीजें करनी है इसमें? 9th में आपको केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस में बायोलॉजी, इन पर ध्यान देना है, तीनों ही सब्जेक्ट पर। ये आपकी 9th एंड 10th तीनों क्लासेस को ठीक से पढ़ना है। इन दोनों ही क्लास की इन तीनों सब्जेक्ट्स को ठीक से पढ़ना है। बेटर होगा ज्यादा आपको हैवी ना लगे तो इनको सेक्शन में डिवाइड कर लेना। सेक्शन में कि अभी मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को 9th की केमिस्ट्री पढ़नी है और मुझे 10th की पढ़नी है। 5 चैप्टर अगर केमिस्ट्री के इसमें है तो 4 से 5 चैप्टर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। टोटल चैप्टर आपके 9 से 10 बनेंगे। तो यानी कि आपको केमिस्ट्री पहले निपटानी है। पर जिसने 9th की पढ़ ली ना केमिस्ट्री, 10th के लिए उसके आसान हो जाती है। सेम एज फिजिक्स, अगर फिजिक्स पढ़ ली 9th की समझ में आ गई तो 10th की भी इजीली आ जाएंगी। बायो के लिए थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं, कि बायो में थोड़ी टर्म्स होती हैं। बायो में और भी दो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। वो एक्स्ट्रा क्या होती है मैं अभी बताता हूँ आपको। बायो में जैसे कि आपकी जो डिजीज़ है, आपकी एनसीईआरटी में डिजीज़ कंप्लीट नहीं दी हुई है, तो उन डिजीज़ पर ध्यान देना होगा। एक्स्ट्रा डिजीज़ पढ़नी होगी, उसके लिए जो बेस्ट सोर्स है आपका वो है आपके पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को पढ़िए, उनको देखिए, उनको एनालाइज कीजिए, इनको एनालाइज कीजिए। जितना अच्छा एनालाइज करेंगे उतना ही बेटर आप अपना प्रिपेयर कर पाएंगे। साइंस यहीं से आपकी कवर हो जाएंगी 9th एंड 10th। ये मेरी श्योरिटी है आपकी। यहाँ से जिन्होंने अच्छे से कर लिया, लगभग लगभग पेपर के अंदर जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, सीएपीएफ में तो साइंस के क्वेश्चन आपके जो बनते हैं वो बनते हैं 25 से 30 क्वेश्चन बन जाते हैं साइंस से ही, 25 से 30 क्वेश्चन। तो यहाँ आप मान के चलो अगर 30 आए ना, 30 में से आप इजीली अपने 25 क्वेश्चन कर लेंगे इजीली, जिसने 9th 10th कर लिया अच्छे से। सीडीएस में आ जाते हैं आपके लगभग लगभग 20 से 25 क्वेश्चन साइंस से आ जाते हैं, जिसमें से आप मान लीजिए 25 आ गए हैं तो आप 20 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे इजीली। 18 से 20 कर लेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ भी आप 23 से 25 क्वेश्चन कर लेंगे बहुत इजीली। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए थोड़ा। ये है आपकी साइंस के लिए बात। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है, नेक्स्ट वो आता है आपका, कलर चेंज करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपका साइंस के बाद मैथ्स। मैथ्स के लिए कोई भी बुक, चाहे आप RS अग्रवाल यूज़ कीजिए, प्लस में चाहे आप अ, कोई भी बुक की यूज़ कीजिए, चाहे आप अरिहंत का यूज़ कीजिए, एनी बुक, कोई भी बुक आप उठाइए, इससे तैयारी कीजिए। तो मैथ्स आपकी यहाँ से क्लियर होगी। मैथ्स आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। मैथ्स के लिए तो सिंपल शॉर्ट सी चीज़ है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी आपकी कैलकुलेशन और स्पीड इंक्रीज देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़े? इकोनॉमिक्स के लिए भी एनसीईआरटी है आपकी। एनसीईआरटी क्लास
11th एंड 12th। यहाँ पर आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, इधर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों चीज़ें यहाँ से पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा पढ़नी है इकोनॉमिक्स में, मैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताता हूँ। वो थोड़ी सी चीज़ें ये होती हैं, जैसे इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के टाइप्स, आजकल एग्जाम में ये पूछता है इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप का इन्फ्लेशन होता है। आपका अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इसके टाइप्स पूछता है एग्जाम में। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स का होता है, ये यहाँ पर पूछ लेता है। टैक्सेशन, टैक्सेशन ठीक से कर लेना सीएपीएफ वालों, क्योंकि टैक्सेशन काफ़ी फेवरेट टॉपिक होता जा रहा है सीएपीएफ का। एंड टैक्सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, मैं तो सीडीएस वालों को भी कहूँगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में काफ़ी रहा है। जीएसटी का तो सभी को पता है क्या हाल चल रहा है इंडिया में, तो इस लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है टैक्सेशन। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ आपका एनबीएफसीज होती हैं, जैसे एक्स्ट्रा चीज़, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल यूनिट्स जो आपकी बनी हुई हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है, एनबीएफसीज क्या होती हैं, आरबीआई से इनको रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है या नहीं होता है। बेसिकली नहीं होता है वैसे तो, पर ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, प्लस में ये थोड़ा सा करंट का ही पार्ट हो जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे भी फोरेक्स डिपार्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से लिहाज से। हो सक 2024 में तो एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता है 2025 में इस बार पूछने को मिले, तो फोरेक्स पर थोड़ा ध्यान देना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स में मैंने बता दिया एनसीईआरटी है क्लास 11th एंड 12th, माइक्रो 11th में मिल जाएगी, 12th माइक्रो में मिल जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये आपको पढ़नी है। कितने तरह का इन्फ्लेशन होता है, कितने तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, टैक्सेशन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स यहाँ से आपकी कवर अप हो जाएगी। सीडीएस एंड सीएपीएफ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सीएससी वालों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। सीएससी की बात फिर कभी करेंगे। वैसे सीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसमें भी एग्जाम यहीं कहीं से घूम फिर के चीज़ें आती हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, उसके लिए मैगजीन्स वगैरह आप लीजिए। मैगजीन्स की मैं आगे बात करूँगा, जो कि सीएपीएफ के एग्जाम से लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगी। सीडीएस वालों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, सीडीएस वाले कोई भी यूट्यूब चैनल अपना करंट अफेयर्स के लिए कैरी ऑन कर सकते हैं, और वैसे न्यूज़पेपर से सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं सीडीएस के लिए। नाउ अब देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हमने अभी इस वीडियो में कवर किए हैं। पहला पॉलिटी, हमने जियोग्राफी कवर किया है, हमने यहाँ पर साइंस कवर किया है, हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स कवर की है, हमने यहाँ पे मैथ्स भी कवर की है, अपने करंट अफेयर्स, पीवाईक्यूज तो रहते ही हैं कि पीवाईक्यूज तो आपको करने ही करने हैं, मस्ट हैं। इसके बिना ये कुछ नहीं है, ये नहीं करोगे तो ये कैसे पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या पता चलेगा मैथ्स के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पता चलेगा साइंस में कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही है, इकोनॉमिक्स में कहाँ से पूछी जा रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है आपको। एंड साथ ही साथ अब मैं बात करूँगा कुछ एक्स्ट्रा सीएपीएफ के लिए। पेपर 2, इसके टॉपिक्स कहाँ से करने हैं, इसके टॉपिक्स न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर्स में टॉपिक है ना न्यूज़पेपर में, उन सब पर आपको ध्यान देना है और इन सभी को पढ़ना है। कोई भी टॉपिक उठाइए, 50 टॉपिक उठा लीजिए इंपॉर्टेंट, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उनकी लिस्ट बनाइए, और टाइमर सेट जरूर कीजिए अपना टाइमर, क्या कितना टाइम लग रहा है। पहले तो आप रिसर्च कीजिएगा उन टॉपिक के बारे में, रिसर्च करके लिखिए, लिखने के बाद एनालाइज कीजिए, देन उसको फिर लिखिए बिना कहीं देखे, और टाइमर सेट जरूर कीजिएगा। एनालाइज कीजिए देन राइट, प्लस में टाइमर सेट करके, जिससे कि आप ट्रैक कर सके अपने आप को आप ट्रैक कर सकें यहाँ पे कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं आप। 3 घंटे मिलते हैं ना लिखने के लिए, 3 घंटे में पूरा पेपर करना होता है, लिखने के लिए तो कहीं 3 घंटे मिलते हैं। लिखना तो आपका 1.5 घंटे में हो जाना चाहिए, 1.5 से 2 घंटे में लिखने का काम, जिससे 1 घंटा बाद में तो बच के रहे प्रिसाइज, अनसीन और प्लस 25 मार्क्स की ग्रामर के लिए। तो यहाँ से करना है पेपर 2 का, सीएपीएफ वाले यहाँ से कर लेना। प्लस अगर जिसका सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, चलो फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, और फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को लगता है कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो विजन आईएएस मैगजीन्स आती हैं,
यहाँ से ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी पेपर 2 के लिहाज से। पेपर 1 के हिसाब से भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट। हालांकि पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मतलब आपको हेल्प करेगा ये लिखने में। थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको देखने को मिल जाती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो CDS के लिए बात हो गई है, CAPF के लिए बात हो गई है। CDS के लिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या इम्पोर्टेंट है जो CDS में आप पढ़ सकते हैं नहीं, आपको पढ़नी ही है। लेकिन जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है CDS का, उसके लिए तो मैं कहूँगा PYQ ही लगा ले। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश ये कहाँ से करें, इसके लिए आप लूसेंट लीजिए, लूसेंट की बुक ओपन कीजिए। CDS का जो सिलेबस है, सिलेबस को देखने से पहले आप PYQ देख लीजिए कहाँ क्या से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। PYQ के लिए आप 2023 प्लस 2024 का पेपर मस्ट है देखना, बिकॉज पैटर्न चेंज हुआ था, UPSC ने पैटर्न चेंज किया था यहाँ पर अपना। तो ये आप देख लेना 2024 का। CDS वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि ये देख लेना पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज कर रही है UPSC, काफ़ी ज़्यादा टर्न ले रही है, फ्रेंच वर्ड्स भी पूछ रही है आजकल तो इंग्लिश में। तो यहाँ से आप इंग्लिश पर थोड़ा सा ध्यान देना अपना। यूट्यूब चैनल ले लेना, कोई भी कर लेना, और लूसेंट की बुक आती है इंग्लिश के लिए, काफ़ी अच्छी बुक है, तो ये आप प्रेफर कर सकते हैं इंग्लिश के लिए अपनी। ओके, तो सारे सब्जेक्ट आई होप मैंने क्लियर कर दिए हैं आप सभी को। फिर भी कोई अगर सब्जेक्ट रह जाता है तो आप उसके बारे में मुझे टेलीग्राम, कलर चेंज कर लेते हैं यार, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं, टेलीग्राम पर आप, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मेरे को बता दीजिएगा। आपके सारे जो भी आपके प्रॉब्लम्स है आपकी, वो यहाँ पर कवर कर दी जाएंगी। ओके, ये हमारा टेलीग्राम है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट्स डायरेक्टली हमें भेज सकते हैं। जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ, टाइगर को देख के मुझे याद आया है, वो ये कि अभी रिसेंटली MP के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक न्यू टाइगर रिजर्व बनी है, उसका नाम है रतापानी टाइगर रिजर्व। और ये MP की तो 8th है, 8वीं है, 8th, एंड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये 57th है। ओके, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने नेशनल पार्क है इंडिया में, कितने नेशनल पार्क है इंडिया में। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर। थैंक यू। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि नई जो भी वीडियो आती है वो आपको पता चल जाएगा कि अब नई वीडियो आई है। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।